Hello, investors. First of all, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग थोड़ा सेंसेक्स की जर्नी को देखते हैं और उससे ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सेंसेक्स को समझ के हम और आप उसमें इन्वेस्ट करके अपने आप को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो आज हम पूरे सेंसेस की जर्नी की बात करते हुए आपको मैं अपने स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ, एक डायग्राम का फ्लो दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा उस पर ध्यान से देंगे कि ये सेंसेक्स जो 1988 से पहले का चार्ट है, जो यहाँ पे ये 1979 के आसपास में स्टार्ट हुआ है। और आप ये देख सकते हो कैसे ऊपर नीचे करते हुए बढ़ा, जो 100 रुपए के बेस वैल्यू से स्टार्ट हुआ था और 13 अगस्त 2021 मतलब इस हफ्ते जो फ्राइडे को बाजार बंद हुआ है, तो वो 55,437 क्रॉस कर चुका है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक बात हमें दो तीन बात इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को समझनी चाहिए। सबसे पहला कि जिस लोगों ने 1979 में 100 रुपया लगाया था और उसने कुछ दिमाग नहीं लगाया कि कौन से शेयर को खरीदना है या कौन से शेयर को बेचना है, किसको होल्ड रखना है, कि किसके साथ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा यहाँ लगा के छोड़ दिया। तो ये आज 55,437 रुपया उनका वैल्यू हो गया है। पहले बात। दूसरी बात हमें यहाँ पे ये समझनी है, क्या ये मूवमेंट डायरेक्ट हुआ है या ये ऊपर नीचे होते हुए हुआ है। तो हम और आप सभी देख सकते हैं कि इसमें काफी सारा फ्लक्चुएशन हुआ है और हर साल में ये कभी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे या तो बहुत हाई गया है या तो बहुत लो गया है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो बट ऑब्वियस है कि ये ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। तो सेंसेक्स का मूवमेंट तो होता है ऊपर, लेकिन वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं बढ़ेगा। ये थोड़ा आगे जाएगा, फिर अपने आप को करेक्ट करेगा मतलब वो गिरेगा, फिर अपने आप में वो फिर से इन्वेस्टमेंट होगा और उसके साथ ये बढ़ता जा घटता रहता है। तो अगर हम सेंसेक्स को समझते हैं तो 1986 से जो चार्ट में हमने देखा कि 100 रुपीज का से उसने कवर किया है, लेकिन 1986 में जो सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था तो उसने बेस वैल्यू 1979 से लिया है। तो हमारे और आपके लिए यहाँ पे ये समझना है कि सेंसेक्स जो इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था वो 1979 के बेस वैल्यू 100 से स्टार्ट हुआ है और ये वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड शेयर मार्केट है इंडिया का। और हम सब इसमें जान सकते हैं कि टॉप 30 कंपनी जो होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने दूसरे वीडियोज में ऑलरेडी बात किया है। यहाँ पे एक चीज समझना है कि टॉप 30 कंपनी कौन डिसाइड करता है। क्या वो सेबी डिसाइड करती है, क्या वो भारत की सरकारें डिसाइड करती है? तो नहीं, ये टॉप 30 कंपनी डिसाइड होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। मतलब कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल मतलब उनके शेयर के प्राइस और मार्केट में टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेड शेयर्स जिसका सबसे ज्यादा होता है उसका रैंक 1 होता है। उसके बाद उससे कम को सेकंड थर्ड ऐसे करते करते टॉप 30 कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। क्या ये कंपनी हमेशा फिक्स होती है? नहीं, ये कंपनी कभी भी फिक्स नहीं होती है और इसमें उतार चढ़ाव का बहुत संभावना है। हमेशा कंपनी चेंज होती रहती है। तो इसको हम लोग आज आगे वाले ग्राफ्स में भी देखेंगे, इमेज में, कि कैसे कंपनियां यहाँ पे बदली हुई हैं पिछले सालों में 1979 से 2021 तक। यहाँ पे अगर टाइमलाइन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं तो हमने आपको बताया कि 1979 में ये स्टार्ट किया गया है और पहली बार जब सेंसेक्स 1,000 का आंकड़ा छुआ था तो वो 1990 में हुआ था। तो अगर हम देखते हैं कि 1986 से या 1979 से देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे पा सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेंसेक्स को 11 साल लगे और वो 100 से 1,000 पहुंच गया था। उसके बाद सेंसेक्स ने अगले 4 साल में अपने आप को 5,000 तक पहुंचा लिया था। तो यहाँ पे ग्रोथ कितना फास्ट हुआ आप देख सकते हैं। फिर अगले 6 साल है मतलब 2005 अगस्त तक सेंसेक्स ने अपने आप को 10,000 के ऊपर का मार्क्स पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फाइनली 2006 के फरवरी में 10,000 का मार्क वो पहुंचा था। सेंसेक्स 10,000 बना था और 2007 के बाद ये अपना 20,000 का मार्क भी सेंसेक्स ने क्रॉस किया है।
तो यहाँ पे आपको क्या समझने की जरूरत है, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि पहला 5,000 बनाने में सेंसेक्स को टोटल 3,036 दिन लगा, लेकिन जब वही दूसरे 5,000 की बात आती है तो दिन कम होके 1,588 हो गया। फिर उसके बाद तीसरे 5,000 मतलब जब मार्केट 15,000 पहुंचा तो उसके लिए उसको सिर्फ और सिर्फ 353 दिन लगे। और उसी के तरीके जब मार्केट 20,000 पे गया है तो 109 दिन का समय लिया है, लेकिन जब 20 से 25,000 पे गया है तो फिर से ये समय ज्यादा लगा और उनको 1,607 दिन लगे। जब 25,000 से मार्केट फिर आगे बढ़ते हुए 30,000 पे गया, मतलब अगला 5,000 बनाने में उनको 711 दिन लगा है। और 730 से 35 में सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स ने 183 दिन लिया है। तो फिर 35 से 40 में जाने में उनको 337 दिन एक्स्ट्रा लगा है, और 40 से 45 को करने के लिए उनको 375 दिन लगे। लेकिन 45 से 50 सिर्फ और सिर्फ 41 दिन में ही सेंसेक्स पहुंच गया है, और अभी जो मार्केट 55,000 का पहुंचा है तो उसके लिए 129 दिन का समय लिया गया है। तो यहाँ पे हम और आप इस चीज से क्या समझ सकते हैं? तो दोस्तों हम लोग ये समझ सकते हैं कि सेंसेक्स का हर 5,000 पॉइंट्स आगे बढ़ने के लिए कोई भी फिक्स्ड डेट या डेज नहीं है। कभी कभी वो सबसे कम 41 दिन में भी 5,000 आगे बढ़ा है, और कभी कभी सबसे लंबा जो फर्स्ट फेज था वो 3,036 दिन ही लगा। 3,036 दिन ले चुका था 5,000 पहुंचने में। तो यहाँ पे ये बात हम प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा कि आपका अगला 5,000 मतलब 55,000 से 60,000 उसको कितना दिन लगेगा। क्या वो 129 दिन से ज्यादा होगा, क्या वो 3,036 दिन से कम होगा? इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक प्रिडिक्शन जरूर किया जा सकता है कि अगर मार्केट आज 55,000 है तो आने वाले सालों में इट कैन बी इन 2022 या 2023 या 2024 या 2025 मार्केट आगे जरूर ही जरूर बढ़ेगा, क्योंकि आने वाली सालों में हम और आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे और उसके कारण कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, तो मार्केट और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके बाद हम उसको आगे और देखते हैं तो हमें ये बात यहाँ पे और समझ में आ जाता है कि सेंसेक्स का जो रिजल्ट जो आया है वो रिजल्ट बहुत सारे कारण से मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो अगर बिगेस्ट चेंज की बात करते हैं, जब मार्केट ने सबसे ज्यादा अच्छा चेंज दिखाया था और मार्केट ने बहुत पॉजिटिव रिटर्न दिखाए थे, तो वो कुछ चेंजेस हम लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा 2009 के इलेक्शन में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उस समय मार्केट ने एक दिन में अपना सबसे बड़ा उछाल दिखाया था। वो था 18 मई 2009 को, और मार्केट 17.34% के आसपास उछल के बंद हुआ था। उसी तरीके से आप लोग को याद होगा एलपीजी, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय हुआ था। तो 24 मार्च 1992 को मार्केट ने अपना दूसरा बड़ा बढ़त दिखाई थी, और वो 13% के आसपास था। तो हिस्ट्री के हिसाब से सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे। उससे पहले जब इंडिया ने अपना एलपीजी जो न्यू इंडस्ट्रियल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की थी, उसके कारण इंडिया में मार्केट सबसे ज्यादा बढ़ा था। उसी के तरीके से ये पूरा चार्ट है जो बताता है कि इंडिया ने मार्केट और कहां कहां पे दिखाए थे। तो जब इंडिया ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी तो मार्केट ने उसका भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया था, और 11% के आसपास 92 में बना था, क्योंकि 92 में आपको याद होगा हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, और उसके बाद शेयर मार्केट से बहुत बुरी तरीके से गिरने के बाद फिर से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनने से वो तेजी से बढ़ना शुरू हुआ था। 1991 में ही जब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि हम श्रीलंका से अपने आर्मी को वापस बुला रहे हैं, तब भी मार्केट ने अच्छा इसको रिस्पॉन्स किया था, और मार्केट 10% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। उसके बाद जब मनमोहन सिंह ने एक बजट पेश किया था 1992 में, तो वहां पे भी देखा गया कि 10.46 मतलब ऑलमोस्ट 10.5 से ऊपर का मार्केट ने पॉजिटिव सेंस दिया था। मार्केट फ्रेंडली बजट बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह अगेन 29 फरवरी 1992, तब भी मार्केट ने 9.37 का बढ़त दिया है। तो ये मार्केट के कुछ सबसे बड़े बड़े अप्स होने के और बढ़ने के कारण थे। उसी तरीके से अगर हम सबसे बड़े डाउनफॉल की बात करते हैं तो मार्केट ने सबसे बड़ा डाउनफॉल पिछले साल ही पैंडेमिक के समय देखा था, और वो 23 मार्च 2020 को -13% से मार्केट गिर गया था, जब कंट्री ने पूरा लॉकडाउन में चली गई थी। 12 मई 2020 को भी मार्केट उसी साल
8% के आसपास से घटा घटा होता। अगर सबसे पहला रीजन जो हम लोग समझ सकते हैं और हम और आप उसको अच्छी तरीके से देखें कि लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद, उसके बाद आजकल एक बहुत सारे फेमस वेब सीरीज बनाए जा रहे हैं हर्षद मेहता स्कैम के बारे में। तो हर्षद मेहता दूसरा बड़ा कारण था जिसने मार्केट को डाउन किया था 1992 में, जब उनके घोटाले एक्सपोज हो चुके थे। तो मार्केट ऑलमोस्ट 12.7577% से नीचे गया था। और उससे पहले आपको याद है इंडिया साइनिंग, जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने सेकेंड टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे थे एंड ऑल ऑफ ए सडन उनकी जो सारे सारे न्यूज एजेंसी को धक्का बैठाते हुए उनकी सरकार नहीं बन पाई थी, तो उस दिन भी मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया था। ऑलमोस्ट 11.25% के आसपास से मार्केट नीचे हुआ था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण आते रहते हैं जब मार्केट या तो बहुत तेजी से बढ़ता है या तो बहुत तेजी से गिरता है। तो यहाँ पे इस दोनों अप्स एंड डाउन से हमें आपको क्या सीखना है? हमें आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि रीजंस आते रहेंगे, मार्केट ऊपर या नीचे होता रहेगा, लेकिन लंबे समय में जिनको पैसा बनाना है उनको अपना पेशेंस दिखाना पड़ेगा और उनको मार्केट में बना रहना पड़ेगा। तो बना रहना पड़ेगा तो उनको कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए? ये कुछ फेमस कंपनीज है जो 1978 में शेयर मार्केट के सेंसेक्स में आती थी। और ये मैंने आपको दूसरा कुछ लिस्ट दिखाया, आप इसको सिर्फ देख सकते हैं कि ये कंपनी 2021 के सेंसेक्स में आती है। तो अब ये कंपनी 2025 में इसमें से कौन रहेगी कौन नहीं रहेगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन है और ये काम हम नहीं करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ कुछ कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंट है, जो पहले भी थी, कंपनी लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, कंपनी लाइक आईटीसी, कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, कंपनी लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, कंपनी लाइक लार्सन एंड ट्रू, जो पहले भी थी आज भी है। इसका क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल भी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम और आप अब ये समझ सकते हैं कि सेंसेक्स तो आगे बढ़ ही रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं। और इंडेक्स फंड में पैसा लगा के अगर हम इंतजार करते हैं तो हमारा पैसा ऑटोमेटिकली सेंसेक्स के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहेगा, चाहे कंपनी कोई भी हो, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी का डिमांड हो, कल को ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड हो, कल को केमिकल्स का ज्यादा डिमांड हो या सोलर एनर्जी का ज्यादा डिमांड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओवरऑल सेंसेक्स बढ़ेगा। और अगर हम और आपने इंडेक्स फंड में ईटीएफ के थ्रू पैसा लगाया है तो हम अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं और अमीर बनने की राह में आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।